किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी का मतलब पता होता है, वरना शोर और शोहरत के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम एनडीए के बारे में जानने वाले हैं। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि एनडीए क्या है। यह वीडियो मैंने मुख्यतः उन बच्चों के लिए बनाया है जिन्होंने आत्मा मालिक एनडीए एकेडमी में 2020-21 के लिए एडमिशन लिया है फॉर 11th स्टैंडर्ड। इस वीडियो में हम वो तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जिसे जाने बिना समझे बिना आप इस एनडीए के पेपर को क्रैक नहीं कर सकते। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी यह एक्चुअली है क्या। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये एक जॉइंट सर्विसेज एकेडमी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। हमारे देश की जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इन सब को एक मिनिस्ट्री चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब हुआ क्या था, 1954 में हमें आज़ादी मिलने के बाद 5-7 साल बाद हमें ये महसूस हुआ था कि ये जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इनकी रिक्रूटमेंट जो अलग अलग हो रही है, क्यों ना करके हम ऐसा करें कि इनकी रिक्रूटमेंट एक ही जगह की जाए, एक एकेडमी बनाई जाए और वो एकेडमी उस हिसाब से बच्चों को ट्रेनिंग देंगी और उनको रिस्पेक्टिव सर्विसेज में भेज देगी। तो इस इंटेंशन के साथ 7 दिसंबर 1954 को ये एनडीए की स्थापना हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र, यहाँ पे। देखिए, ये जो एनडीए एकेडमी है जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इनके पर्सनल्स को ट्रेनिंग देती है, बट अभी ये जो एग्ज़ाम है इंडिया की जो आप देने वाले हो, ये एग्ज़ाम ये एनडीए एकेडमी नहीं कंडक्ट करवाती, ये कोई और बोर्ड कंडक्ट करवाता है। कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवाता है? उसका नाम है यूपीएससी। जब हमें आज़ादी मिली थी, आज़ादी के बाद जी ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमारे देश में जो आईपीएस, आईएएस, ये जो कलेक्टर, तहसीलदार, ये टाइप के जो लोग होते हैं, उनकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए सेंट्रल लेवल पे एक यूपीएससी नामक बोर्ड बनाया गया था और स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट पीएससी बनाई गई थी। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में एमपीएससी आपने सुना होगा। तो इन बोर्ड का काम क्या है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो लोग होते हैं, तहसीलदार, कलेक्टर, इनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट की जाए। अब एनडीए जब बना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि एनडीए खुद एग्ज़ाम लेने से अच्छा है कि हम ये जो काम है ये आउटसोर्स करवा देंगे। तो ये जो यूपीएससी बोर्ड है यही आपकी एनडीए की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूपीएससी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है जो कि एनडीए एकेडमी की तरफ से दी जाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। समझ गए? तो चलिए आगे चलते हैं। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपको हमारे दुश्मन के बारे में, उसके सैन्य के बारे में, उसके वेपन के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तभी हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और प्लानिंग करके हम उस दुश्मन को युद्ध में हरा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस पेपर के लिए कितने एस्पिरेंट्स होते हैं, कितने बच्चे इस पेपर को अप्लाई करते हैं, उसमें से पहला जो स्टेज है वो कितने बच्चे पार करते हैं और लास्ट में कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इसका मतलब यूपीएससी का जो बोर्ड है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, उसकी हर साल की वैकेंसी कितनी होती है, उसके लिए कितने बच्चे अपेयर होते हैं पेपर के लिए और उसमें से कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, इसको हम एक बार जान लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स हर साल इस एग्ज़ाम को अप्लाई करते हैं। उसमें से 10,000 बच्चे, ये जो एसएसबी इंटरव्यू होता है ये एनडीए 2 पार्ट में होता है। एक होता है उसका रिटन पेपर और दूसरा होता है इंटरव्यू। ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। तो जो पहला पेपर पास होके सिर्फ 10,000 बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं और उसमें से फाइनल 300 से लेकर 450 तक ये बच्चे पूरा इंडिया पेपर क्रैक कर लेते हैं। मतलब इतने ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अब देखो, इंडिया का पेपर साल में 2 बार होता है, हर बार लगभग 300 से 400 की वैकेंसी होती है और उसके लिए 4-5 लाख बच्चे अपेयर करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा इतने बच्चे अपेयर कर रहे हैं, उसमें से हमारा कहाँ नंबर लगेगा 300-400 बच्चों में। तो देखो, ये एग्ज़ाम है ना, बिल्कुल हार्ड नहीं है, ये एग्ज़ाम बहुत ईजी। बट एग्ज़ाम का जो रिजल्ट रेट है वो इतना कम क्यों है? वो इसलिए, अब देखो बच्चे अप्लाई करते हैं, आपको क्या लगता है ये 4-5 लाख बच्चे उसको पढ़ाई करते हैं क्या? इसमें से 1-2 लाख तो बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जस्ट भर दिया फॉर्म, देना है, नो सीरियसनेस, नथिंग। और लगभग
4 से 5 लाख बच्चों में ना सिर्फ 5,000 बच्चे ऐसे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। 5,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनको पूरा इंडिया का प्रोसेस पता है, उनको सारा सिलेबस पता है, कौन से सब्जेक्ट को कितने मार्क्स है वो पता है, उसमें कितने मार्क्स स्ट्रेटेजी जो होती है कि कट ऑफ कितना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ना ये सिर्फ 10% बच्चों को, 5-10% बच्चों को पता होती है। भले वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एमपीएससी हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें आपने भी सुना होगा, आपके आसपास काफ़ी बच्चे होंगे, वो बोल रहा होगा मैं यूपीएससी दे रहा हूँ, मैं एमपीएससी दे रहा हूँ, मैं बैंकिंग एग्जाम दे रहा हूँ, और आपको लगता है कि यार ये कोई सीरियस नहीं, यार ये क्या पास होगा। तो वैसा ही होता है, 4-5 बच्चे देख के, 4-5 लाख बच्चे देख के डरना नहीं है, ये एग्जाम बहुत ईजी है। तो अभी ये एग्जाम, ये आप जो वीडियो है ना इसको अंत तक देखो। देखो वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद बोलोगे कि मैं एनडीए पास हो सकता हूँ। तो वो एनडीए कैसे पास होना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी। देखो यूएसए एक देश है, अमेरिका में क्या हुआ था, साइंटिस्ट लोग जो है ना उन्होंने एक रिसर्च करवाया था। देखो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करवाया कि दुनिया में ऐसे कितने परसेंट लोग हैं, दुनिया में एक्चुअली रिसर्च सिर्फ यूएसए में हुआ था, यूएसए में ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो कि प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी करके अपना काम करते हैं। इसका मतलब अगर जैसे उनको पढ़ना है तो एक बार पहले फाइंड आउट करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, उसके लिए कितना टाइम है, कितने दिन तक पढ़ेंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे, या कोई अपना दूसरा काम है, कोई कंपनी में काम कर रहा है तो हमारा काम क्या है, प्रोडक्शन में, तो क्या प्लानिंग है, क्या है। ऐसे पूरे यूएसए में 8% लोग उनको ऐसे मिले जो सिर्फ स्ट्रैटेजी बना के, प्लानिंग बना के अपना काम करते हैं। बाकी 90% जो लोग हैं ना वो बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं बनाते। वो जैसे कि किताब कोई पढ़ने, जैसे कोई स्टूडेंट है, किताब आज जो मूड आया, जो किताब उठाई वैसे पढ़ लिया, ऐसे पेपर पास नहीं होते, समझ रहे हैं आप। और वो देखो यूएसए तो इतना एजुकेटेड देश है, वहाँ पे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, उसको वो इतना अच्छा है, फिर भी वहाँ पे 92% लोग स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते। तो हमारा देश देखो, हमारे यहाँ पे तो कितना लिटरेसी रेट कितना कम है हमारे यहाँ तो फिर खा के फॉलो करते होंगे। तो अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेके चलोगे, अच्छा गोल सेट करोगे, उसके प्लानिंग के तहत अगर करोगे ना, तो ये पेपर आप पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए फिर एक बार देखते हैं हमें इसमें देखना क्या है। देखो हमें इतनी चीज़ें देखनी इस वीडियो में। सबसे पहले ये जो इंडिया एग्जाम है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको कौन एलिजिबल है, इसको कौन पेपर दे सकता है। उसका दूसरा चीज़ है उसमें एज लिमिट, कौन सा एज वाला जो लड़का है वो इस पेपर को दे सकता है। तीसरी चीज़ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये पेपर देने के लिए आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, आप 11th में होनी चाहिए या 12th में होनी चाहिए या 10th के बाद डायरेक्ट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में देखेंगे। उसके बाद इंडिया एग्जाम पैटर्न, इंडिया का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है वो भी हमें देखना है। उसके बाद मेरा जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे आत्मा मालिक इंडिया एकेडमी में पढ़ाता हूँ, मेरा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है जनरल स्टडीज़। तो मेरे सब्जेक्ट का मैंने कुछ एनालिसिस किया कि उसमें कितने मार्क्स है, वो सारी चीज़ें इस सेक्शन में आएंगी। उसके बाद कट ऑफ एनालिसिस, कट ऑफ क्या होता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, उसमें कट ऑफ कितना आता है, पिछले 10 साल का हम कट ऑफ देखेंगे, उसमें एक बार कंपेयर करके देखेंगे कितना है, कितना आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना। उससे हमें ये पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ कितना जा सकता है और कम से कम कितना रह सकता है, उस हिसाब से हम हमारा टारगेट सेट करेंगे। उसके बाद कंपटीशन कितना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया इतना कंपटीशन, ये कंपटीशन का तो अभी देख लिया हमने कि 4 से 5 लाख लोग होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होती है हर साल, उसको क्या ट्रैक कैसे करना है, कट ऑफ स्कोर, टारगेट सेटिंग मतलब वही कि हमें अगर पास होना है तो कितने मार्क्स लेके, जैसे कि अगर कट ऑफ लगता है 350 का, तो हम तो 350 मार्क के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर हमें करनी पड़ेगी 400 या 450, तब जाके हमें 350 मार्क आएंगे। तो ये और आर्ट ऑफ पेपर, सब पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो स्टूडेंट इंडियन सिटीज़न है या जिसके पास भूटान, नेपाल की सिटीजनशिप है, या जो बच्चा तिब्बतियन रिफ्यूजी है, या ऐसा बच्चा जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करता है, यही स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब अगर कोई पाकिस्तानी या कोई रशियन या कोई यूएसए वाला आदमी वो अगर इंडिया की एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं, वो एग्ज़ाम को नहीं बैठ सकता। अब जैसे कि आप सब लोग इंडियन नेशनल हो गए, इसके वजह से आप सब इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हो। दूसरी बात है एज लिमिट। अब देखो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने इस साल 2020-21 में 11th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन लिया है आत्मा मालिक इंडिया एकेडमी में। आप देखो ये एग्ज़ाम ना आप तभी दे सकते हो जब आप 12th अपेयर हो। इसका मतलब है जैसे मैंने पहले बताया एग्ज़ाम साल में 2 बार होती है। तो जैसे अभी आपने इस साल 11th के लिए एडमिशन लिया, अब एग्ज़ाम अभी साल तो कोरोना है, बट अगर एग्ज़ाम होती है अगर सितंबर में या अक्टूबर में, तो इस साल आप एग्ज़ाम दे सकते थे। उसके बाद अप्रैल में होगी, अप्रैल में भी दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर। बट वो जो एग्ज़ाम है ना आप 11th में हो ना, इसलिए आप जो पहले वाला जो फेज़ है उसका रिटर्न वाला वो तो दे सकते हो, पर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल नहीं आएगा।
क्योंकि कॉल उसी को आएगा इंटरव्यू के लिए जो बच्चा 12th में अपेयर है। अभी आप समझ गए होंगे। आप 11th में अगर आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बट वो रिटर्न में दोगे, आप पास हो फेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको बोर्ड का इंटरव्यू का कॉल आएगा ही नहीं। तो वो जो है ना इंटरव्यू बोर्ड वाले वो आपको तभी देंगे जो बच्चा एक तो 12th अपेयर है या 12th पास है। 12th होने के आपकी 12th खत्म हो गई, उसके बाद अगर आपके अटेम्प्ट बाकी है तो आप उसके बाद भी एग्जाम दे सकते हो, आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। या आप 12th में होनी चाहिए, 11th अपेयर हो तो आपको कॉल नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला था आपको कि क्वालिफिकेशन ये क्राइटेरिया है, तो क्वालिफिकेशन ये है इस एग्जाम को देने के लिए कि आप 12th अपेयर होने चाहिए या 12th पास आउट होनी चाहिए। अभी आप समझ गए होंगे। अब जो बच्चे इस साल मतलब 2020 में जिन्होंने 11th के लिए एडमिशन लिया है, वो पेपर टेक्निकली जो इंटरव्यू को कॉल आने वाला जो पेपर है, इसका मतलब जो फाइनल पेपर होता है, उसमें वो कब पेपर दे सकते हैं? 2021 में दे सकते हैं। जिसमें वो अगर पेपर देंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए अगर पहला रिटर्न पास हो जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ सकता है। अब ऐसे बच्चे जो है जो 2021 में देने वाले हैं, उनका एज क्या होना चाहिए? देखो इस एग्ज़ाम में ना एज ना 16.5 से लेके 19.5 तक। इसका मतलब अगर आप 11th में अगर आपका एज 11th में आपका एज अगर 16 है और 12th में जाते हो तो आपका एज 17 हो गया, तो 16.5 से लेके 19.5 तक जो भी एज है उसमें आप पेपर दे सकते हो, भले कितने अटेम्प्ट हो जाए। अगर जैसे कोई बच्चा अभी वो 12th में, उसका 11th में उसने एडमिशन लिया है, पर उसका एज कितना है, उसका 11th में उसने एडमिशन लिया है तो उसका एज अभी 17 है, तो उसका नेक्स्ट ईयर तो 18 हो जाएगा। तो फिर 18 और 19 वो दो ही मतलब साल में, मतलब 2 साल पेपर दे सकता है, वो 4 पेपर दे सकता है। पर जिसका अब 16 है ना, तो वो 17, 18 और 19 मतलब वो 3 साल पेपर, वो 6 पेपर दे सकता है। तो अभी आप अपने हिसाब से आपकी बर्थ डेट देखो और उसके देखो, यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से बनाया है। जो बच्चा 2021 में पेपर देगा उसका बर्थ डेट 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए पहले अटेम्प्ट के लिए, मतलब अप्रैल के लिए, और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए 2003 जनवरी से लेके वो 2006 जनवरी तक, उसके बीच में उसका बर्थ डेट होना चाहिए। अब उसको छोड़ दो, आप ये मैंने जो बनाया उसको छोड़ दो, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो कि आपका बर्थ डेट कितना है और उसमें आपका एज कितना हो रहा है। तो आपका एज अब इस साल आपने एडमिशन लिया 11th में, तो नेक्स्ट ईयर आप 12th अपेयर हो जाएंगे, उस टाइम आपका एज कितना होगा? तो उस टाइम अगर 17 होगा तो 17 में आप पेपर दे सकते हो, 18 में दे सकते हो और 19 में भी, मतलब आधे 19 तक। समझ गए अभी आप? ऐसा है इसका एज लिमिट, 16.5 से लेके 19.5 आपका उस एज में आप पेपर दे सकते कितने भी बार। अगर आप 12th में अपेयर जल्दी हो जाते हो तो आप ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा, ज़्यादा अटेम्प्ट मिलेंगे। या आप लेट, अगर आपका 19 साल में या आप 12th में एडमिशन ले रहे हो, मतलब 12th अपेयर होते हो, तो 1-2 बार ही पेपर अटेम्प्ट दे सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये लास्ट ईयर ऐसा था, लास्ट ईयर का जो पेपर था, लास्ट ईयर मतलब इस साल 2020 का जो पेपर था ना, वो अप्रैल में वो 3rd वीक ऑफ अप्रैल में था। पहला इंडिया का पहला पेपर साल में 2 बार होता है ना, तो पहला जो था अप्रैल में था और दूसरा नवंबर में था। पर कोरोना के चक्कर में अब पहला तो पोस्टपोन हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो बनाया मैंने, ये 2021 के लिए बनाया है, ये 2020 का था अभी का। अब देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पहली जो क्वालिफिकेशन हमने देखी कि एक तो क्या 12th अपेयर होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा और टेक्निकल चीज़ है। देखो इस स्लाइड में देखो, अब अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपको इंडिया में पास होने के बाद आपको आर्मी में सेलेक्ट होना है, तो आपको 12th पास होना चाहिए या 12th अपेयर होना चाहिए, या उस लेवल का इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने देना चाहिए स्टेट बोर्ड का, तब आप आर्मी के लिए सेलेक्ट हो सकते हो। बट अगर आपको इंडिया में सेलेक्ट होने के बाद आपको एयरफोर्स में जाना है, इंडिया के अंदर, या नेवल विंग में जाना है, तो आपको 12th अपेयर होना चाहिए या पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होनी चाहिए। समझ गए आप? इसका मतलब ये देखो यहाँ पे, अगर आप इंडिया पेपर पास हो जाते हो, रिटर्न का भी, इंटरव्यू भी पास हो जाते हो, आपको एकेडमी बुलाया जाता है, आपकी वहाँ ट्रेनिंग होती है, बट आप आर्मी के लिए तो सिलेक्ट हो सकते हैं नॉर्मल सिचुएशन में। आपको सिर्फ नॉर्मल का क्या है, आर्मी में जाने के लिए आपको एक तो 12th चाहिए या अपेयर या 12th पास चाहिए। बट अगर आपको नेवल और एयरफोर्स में जाना है ट्रेनिंग होने के बावजूद बाद, तो आपके 12th में ना मैथ और कौन सा, मैथ और फिजिक्स, ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आगे चलते हैं। अब देखो ये है इंडिया का जो एग्ज़ाम है, इसका जो पैटर्न है वो ऐसा है। ये जो है आगे से, इसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम क्या होता है, उसमें क्या फेजेस, जैसे हमने बोला ना कि पहला रिटर्न होता है बाद में इंटरव्यू, ये क्या होता है रिटर्न इंटरव्यू, इसको एक एक बार देखते हैं। अब इंडिया जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ना साल में 2 बार, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, एक अप्रैल वाला हो या सितंबर अक्टूबर वाला हो, उसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रिटर्न पेपर होता है और दूसरा होता है SSB इंटरव्यू। आप साल भर पढ़ाई करोगे, सबसे पहले आपका पेपर होगा, पेपर पास होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब ये जो है पेपर, उसमें क्या होता है या इंटरव्यू में क्या होता है, इसको देखते हैं। हम देखो इंडिया एग्ज़ाम जो होती है उसमें एक पेपर होगा जो कि रिटन टेस्ट होगा। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। वहाँ MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसको वहाँ पे जाके वो
जो उसको भरना पड़ेगा सर्कल्स, तो फिर जाके वो आपका मार्क आएंगे। वो रिटर्न पेपर वो कितने का होता है, वो होता है 900 मार्क का। और दूसरा होता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी का लॉन्ग फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसका मतलब जो बच्चा एग्जाम पास होकर आता है 900 मार्क की, उसके बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है। और इंटरव्यू उसकी भी अलग अलग प्रोसेस है। फिलहाल बस आप यहाँ पे ध्यान मतलब समझने की कोशिश करो कि इंटरव्यू होता है, 900 मार्क का। तो टोटल एग्जाम कितने का हो गया, वो हो गया 1800 मार्क का। तो ये जो टोटल इंडिया का एग्जाम है ना, वो 1800 मार्क का होता है। उसमें ये दोनों जो साल में 2 बार एग्जाम होती है ना, दोनों में यही है, मतलब पेपर का जो नेचर है वो एक ही टाइप का है। और वो बस 2 बार होता है इस साल में। जैसे कोई आपका 10th का एग्जाम है, वो साल में एक ही बार होता है। 12th का एक ही बार होता है। ये यूपीएससी का एक ही बार होता है। एमपीएससी का एक ही बार होता है। वैसे इंडिया का पेपर 2 बार होता है साल में, क्योंकि वो बच्चों को 2 बार चांस देते हैं। एक बार नहीं हुआ तो उस बार ऐसा होता है। तो एज लिमिट उन्होंने कम कर दी इसलिए, और अटेम्प्ट बढ़ा दिए, साल में 2 बार होते हैं। तो पहला सब गेम कितने का है, गेम है 1800 मार्क का। उसमें से 900 मार्क रिटर्न पेपर के और 900 मार्क एसएसबी इंटरव्यू के। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये जो अभी पेपर है कितने मार्क का, 900 मार्क का, उसको वापस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1800 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट था पेपर, दूसरा था इंटरव्यू। अब ये जो इंटरव्यू पेपर है उसको वापस हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है मैथमेटिक्स, दूसरा है जनरल एबिलिटी। अब इसमें क्या है, अब देखो ये मैथमेटिक्स में और जनरल एबिलिटी में इसको डिवाइड किया है। अब इसके अंदर क्या है, कितने मार्क्स का है, अभी ये 900 मार्क का टोटल पेपर, उसको वापस 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये जो है ना पेपर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो आगे बढ़ने से पहले इसको कितने मार्क्स है, उसको कितने मार्क्स है, ये देखने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये जो इंडिया ना, इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्यों लिया है, ये डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्यों नहीं लिखती, मतलब आंसर लिखने क्यों नहीं पड़ते वहाँ पे जाके वो गोला क्यों भरना पड़ता है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो आपको ये पता होगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी हमने, उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था हमने उरी, उसके बाद एक ना 1969 में एक गाजी अटैक भी किया था हमने। 26 फरवरी 2019 इस दिन खैबर पख्तूनख्वा इस प्रोविंस में पाकिस्तान का जो एक स्टेट है, वह हमारे जो एयरफोर्स पर्सनल है उन्होंने वहाँ पे बालाकोट एयर स्ट्राइक को कंडक्ट किया। उसी तरह से 2016 में हमारे जो आर्मी के पर्सनल्स हैं उन्होंने उरी जो कि एक जगह है कश्मीर में, वहाँ पे अटैक हुआ था पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट लोगों का। उसके बदले में जाके बॉर्डर पे हमारे आर्मी के जवानों ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट किया था। और उसी तरह ये जो नेवी है ना, इन्होंने 1971 में इंडियन ओशन में जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे उन्होंने एक अटैक कैरी करवाया था, जिसमें उन्होंने हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको उड़ाने के लिए एक पाकिस्तान ने सबमरीन भेजी थी। तो उस सबमरीन का खात्मा करवाने के लिए ये जो नेवी पर्सनल्स हैं इन्होंने एक अटैक को कंडक्ट करवाया था, जिसका नाम है गाजी अटैक। तो देखो ऐसे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स इनको ना अलग अलग जगह अलग अलग मिशंस कंडक्ट करवाने पड़ते हैं। और ये जो मिशंस हैं इनको इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। मतलब मिशन की जानकारी, इसका मतलब क्या कि जो मिशन कंडक्ट करवाना पड़ता है, अब जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक करवाना था, अब वहाँ पे बालाकोट कहाँ पे, पाकिस्तान के एक स्टेट में, वहाँ पे घना जंगल है, वहाँ पे माउंटेन्स एरिया है। तो वहाँ की जोग्राफी क्या है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, ये हमें कुछ भी पता नहीं होता। उरी के केस में भी वैसा था, इनको कुछ भी बॉर्डर के उस साइड क्या है, कितने लोग हैं वो भी नहीं पता था। और ये समंदर में भी वैसी चीज़ थी, ओशन में, बे ऑफ बंगाल में। इसका मतलब आप जिस पेपर के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, उस पेपर में आपको जब काम करना पड़ेगा ना रियल में, तो काम के टाइम पे आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होगी। आपको वहाँ पे ना एक गेस लेना पड़ता है, समझ गया आप। इसका मतलब ये जो सर्विसेज है इसमें आपको गेस लेके काम करना पड़ता है। और वो गेस कब डेवलप हो सकता है, जब आपका ब्रेन वैसे उस तरीके से ट्रेन हो। जो आपके पास अगर कोई मिशन आता है, आपको डिफेंस मिनिस्टर या पीओ में से कॉल आता है कि हमें ये मिशन कंडक्ट करवाना है, आपको वहाँ पे भेजना है, आपके पास पूरी जानकारी होगी नहीं, आधी होगी 60% 40%, और बाकी चीज़ें आपको लॉजिक यूज़ करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर वो जो पर्सनल है जिनको ये कैरी आउट करना है, उनका पेपर अगर ऑब्जेक्टिव लेंगे, उनको मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर इसलिए लिया जाता है आपके इंडिया का, ताकि आपको आपके ब्रेन को वो हैबिट हो जाए कि आपके पास 4 ऑप्शन है, एक सवाल है 4 ऑप्शन है, जिसमें सारे ऑप्शन लगभग सही लग रहे हैं, पर उसमें से आपको एक करेक्ट वाला चुनना है, ताकि आपके ब्रेन को वो हैबिट हो जाए कि गेस कहाँ लेना है। समझ गया आप। तो इसलिए अब देखो ये जो होते हैं यूपीएससी में जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएएस अफसर, अब अगर आपको कई दंगे हो रहे हैं, अगर आपने लाठी चलवा दी तो आप अगर लोग ज़्यादा मारोगे तो आपका ट्रांसफ़र पक्का है। ज़्यादा लाठी चलवा दी तो लोग ज़्यादा उनको घायल हो जाएंगे, तो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे गवर्नमेंट। अगर कम लाठी चलवाओगे तो फिर दंगा रुकेगा ही नहीं, तो उसके फिर भी आपको ट्रांसफ़र करवा देंगे, क्योंकि आपसे
दंगा हटा ही नहीं। तो इसलिए ना आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो बैलेंस क्या है, आपको परफेक्शन चाहिए। तो परफेक्शन तभी आएगा जब आपको ना वो गेस जो है ना राइट ऑप्शन वो पता होगा। इसलिए आपका जो पेपर है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ना कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं। समझ गए। अब वापस आते हैं हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। देखो हमने क्या देखा कि ये जो इंडिया है जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक 900 मार्क का था पेपर और 900 मार्क का था इंटरव्यू। वो 900 में जो पेपर था 900 मार्क का 1800 में, उसमें वापस 2 पार्ट थे, एक था मैथमेटिक्स, दूसरा था जनरल एबिलिटी। अब देखो इसको देखते हैं। देखो मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी 1800 मार्क्स के लिए टोटल इंडिया का एग्जाम है। उसमें रिटर्न पेपर है 900 मार्क के लिए और 900 मार्क के लिए इंटरव्यू। फिलहाल इंटरव्यू को साइड में रखो, वापस आ जाओ पेपर पे। रिटर्न पेपर वापस 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स है 300 मार्क के लिए, जनरल एबिलिटी टेस्ट है 600 मार्क के लिए। मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन आएंगे, उसको लिए टाइम होगा कितना, 2.5 घंटे। और जनरल एबिलिटी टेस्ट उसके पेपर के लिए टाइम होगा कितना, 2.5 घंटे। ऐसे 2 पेपर होंगे, एक दिन में 2 पेपर होंगे। पहला 120 मार्क्स 120 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, 300 मार्क का होगा, 2.5 घंटे टाइम होगा। अगर आपका मैथमेटिक्स का एक सवाल करेक्ट आता है तो आपको 2.5 मार्क मिल जाएंगे। अगर गलत आता है, एक सवाल गलत हो जाता है आपका, तो आपके 0.85 मार्क्स ये रिड्यूस हो जाएंगे। सिमिलरली जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपको कितना है, टाइम तो सिमिलर है, कितना, 2.5 आवर्स। मार्क्स कितने हैं वो डिफरेंट है, वो है 600 मार्क्स। क्वेश्चन कितने हैं वो भी डिफरेंट है, क्वेश्चन है 150। अगर एक सवाल सही आ जाता है, उधर 2.5 मार्क थे ना, इधर 4 मार्क है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो अलग अलग सब्जेक्ट है, इसमें देखते हैं कौन से सब्जेक्ट है। उसमें अगर एक सवाल सही आ जाता है आपका 150 क्वेश्चन में, मतलब एक क्वेश्चन सही आ गया, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक गलत हो गया तो 1.33 इतने मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, हमारा इंडिया का पेपर टोटल है 1800 मार्क का, उसमें से 900 मार्क पेपर के, रिटर्न पेपर के 900 मार्क इंटरव्यू की। उस रिटर्न पेपर के 900 मार्क में 300 मार्क का मैथमेटिक्स है और 600 मार्क का जनरल एबिलिटी टेस्ट है। मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन है, जनरल एबिलिटी टेस्ट के 150 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स में अगर सही सवाल होगा तो 2.5 मार्क मिल जाएंगे और गलत हो गया तो 0.85 मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। वैसे ही जनरल एबिलिटी टेस्ट में अगर आपका पेपर क्वेश्चन सही हो जाता है 4 मार्क मिलेंगे, गलत हो जाता है 1.33 मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। और दोनों पेपर के लिए टाइम कितना है, 2.5 आवर। अब हम रिटर्न पेपर से, उसके बाद हमने मैथमेटिक्स देख लिया रिटर्न पेपर के अंदर 300 मार्क का, और 600 मार्क का क्या देख लिया हमने, जनरल एबिलिटी टेस्ट। आप समझ गए। अब आप 900 मार्क हमारे इंटरव्यू को साइड में रखा है, ये 900 को हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अब मैथमेटिक्स को भी साइड में करो 300 मार्क। अब जनरल एबिलिटी टेस्ट में आओ, उसको वापस 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो 600 मार्क है ना, वो कितने, वो एक पार्ट है इंग्लिश, दूसरा है जनरल नॉलेज। अब इंग्लिश में आएंगे आपको 50 क्वेश्चन, जो होगा 200 मार्क का। और ये जो जनरल नॉलेज है ये आएगा 100 क्वेश्चन, ये होगा 400 मार्क का। समझ गए आप। इसका मतलब 900 मार्क का जो रिटर्न पेपर है वो 300 मार्क गए मैथमेटिक्स को, वो साइड में चलेंगे। जनरल एबिलिटी जो टेस्ट था 600 मार्क का, उसको वापस हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है इंग्लिश, जो है 200 मार्क के लिए, जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा पार्ट है जनरल नॉलेज, उसके 400 मार्क्स है, उसके आएंगे 100 क्वेश्चन। ये पेपर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। आप देखो ये जो जनरल नॉलेज है ये कितने का है, ये 400 मार्क का है। अब इसके अंदर वापस काफ़ी सब्जेक्ट है, इसको हमें देखना है 400 मार्क। अब देखो अभी ये जो जनरल नॉलेज है ये काफ़ी सेक्शन में बटा है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद ये पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट इवेंट। अब देखो हम कहाँ पे, अभी वापस आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। हमने पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 900 मार्क को, ये 300 मार्क का था और ये 600 मार्क का। 600 मार्क को वापस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। इंग्लिश का कितना, 200। अब कितने मार्क की, 400। 900 मार्क के वो 300 मैथ के और ये 200 इंग्लिश के, 500 हमने हटा दिए, अब 400 बाकी। अब इस 400 को हमने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है जनरल नॉलेज को। समझ गए आप। ये 400 जो मार्क्स है ना, इसको देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके बाद ये जो टोटल है ना पॉलिटी, इकोनॉमी, ये टोटल मिला के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है जनरल स्टडीज़ है। अब देखो इसको देखते हो वापस। अब ये जो फिजिक्स है ना, इसके जो क्वेश्चन आएंगे ये लगभग 100 मार्क्स के आसपास आते हैं, प्लस माइनस ये 50, मतलब 100, 90 आएंगे, कभी 110 आएंगे, ये होते हैं। केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो है 60 मार्क का और बायोलॉजी का लगभग 40 मार्क का है। अभी ये एकदम करेक्ट नहीं है, ये आगे पीछे होता रहता है, बट इतना ही, मतलब बायोलॉजी आपको कभी 200 मार्क के लिए नहीं आएगा, वो इतना 30, 40, 50 यहाँ तक इसी रेंज में आएगा। अभी 400 का हमने ऐसे डिवाइड किया है। तो अभी देखो इसको आप पकड़ के चलो, ये कितने, 90, ये 60 और ये 40, कितने हो गए, 200 हो गए। हमें टोटल कितने कवर करने हैं, ये 400 है। देखो यहाँ पे जीएस के लिए, जी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए 400 मार्क्स है। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस, ये पकड़ के कितने, 200 मार्क हो गए, मतलब 200, 190, 200 आसपास प्लस माइनस। और ये जो सब्जेक्ट है जीएस, देखो ये हो गए कितने, ये 40 हो गया, बायोलॉजी, साइंस, केमिस्ट्री हो गया 60
और ये फिजिक्स हो गया 90। अब ये जो है जीएस जनरल स्टडीज़, ये आपको लगभग ये 250 लिखा है एक्चुअली मैंने यहाँ पे, ये 200 प्लस इससे आता है क्वेश्चन। इसका मतलब आपका जो मैथ हो गया 300 मार्क का, इंग्लिश हो गया 200 मार्क का, टोटल हो गया 500 मार्क, बाकी 400 मार्क। 400 में 100 के आसपास फिजिक्स, 40-60 हो गया केमिस्ट्री और केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो बाकी रह गए 200। तो ये 200-250 मतलब 200 मैंने लिख दिया, वैसे 250 लिख दिया यहाँ पे, पर वो 200 प्लस होता है तो मैंने 250 लिख दिया यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें देखो ये जो पॉलिटी इकोनॉमी और करंट अफेयर ये सब मिला के ना ये 50-60 मार्क का होता है। इसके मार्क्स फिक्स है। हिस्ट्री, ये जीएस जो सब्जेक्ट है ना, इसमें हिस्ट्री आपको 80 मार्क का फिक्स है, 80 मार्क का ही आएगा। ज्योग्राफी फिक्स है, 80 मार्क का ही आएगा। बट ये जो है ना, ये कभी ये तीनों मिला के इकोनॉमी, पॉलिटी और करंट अफेयर ये मिला के कभी आपको ये इसके 50 मार्क को आएगा, कभी 60 को आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है 250 को, इसलिए मैंने यहाँ पे 250 लिखा है। तो 200 मार्क पकड़ के चल सकते हैं हम। ये जीएस सब्जेक्ट है ना, ये लगभग 200 मार्क के लिए। अब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ यहाँ पे, जीएस सब्जेक्ट में जो टीचर हूँ यहाँ पे फैकल्टी, वो जीएस सब्जेक्ट के लिए हूँ। तो देखो अगर 400 मार्क है ना ये जनरल नॉलेज के, उसके ना लगभग 62% कंट्रीब्यूट करता है ये जीएस हमारा सब्जेक्ट। समझ गए आप? अभी अगर 200 भी पकड़ते हो फिर भी 50% ये कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब देखो अभी यहाँ पे कहा गया है वो ये ये कितना है इंग्लिश नहीं यहाँ आते हैं, इसमें देखो 900 में क्या हो जाएगा, मैथ को चले जाएंगे 300, इंग्लिश को चले जाएंगे 200, बाकी रह गए 400। तो इंग्लिश और मैथ को हो गया 500 दोनों मिला के, और 400 में क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो है ये मिला के 200 खा लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और बाकी रहेगा 200 मार्क का सिर्फ ये जीएस। अब देखो जीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के पेपर में। ये मेरा सब्जेक्ट इसलिए नहीं, अगर स्टूडेंट होता तो मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देता। क्यों आपको बताता हूँ। अभी आप ये मैंने आज जैसे आपको बताया कि ये पेपर इंडिया का पेपर कौन दे सकता है, इसका क्वालिफिकेशन क्या था, 12th अपियर या 12th पास। इसका मतलब जो बंदा 12th साइंस में एक तो पास है या अपियर है वो ये पेपर दे सकता है। अब जो 12th साइंस में उसको क्लास में तो मैथमेटिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, 30 मार्क का यहाँ पे, उसको अगर वो घर पे अगर वैसे भी ना पढ़े तो उसको क्लास में पढ़ना ही है बोर्ड के लिए। मैथमेटिक्स उसको हो गया, इंग्लिश भी 200 मार्क उसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्लास में तो इंग्लिश है ना बोर्ड के लिए, वो भी पढ़ना है उसको। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये भी सब्जेक्ट उसको क्लास में पढ़ने ही पढ़ने। इसका मतलब देश में जितने भी कॉलेज, जो बच्चे कॉलेज में, समझ रहे हैं आप, जो लोग कॉलेज में एडमिशन लिया जिन्होंने 12th में, उनको ये सब्जेक्ट वैसे पढ़ने ही पढ़ने। बट गेम चेंजर को नहीं पता है क्या, गेम चेंजर जीएस है। क्योंकि जो कॉलेज है ना 11th-12th के, सिर्फ 11th-12th के जो इंडिया वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, वो कॉलेज के बच्चे भी देश भर में जितने कॉलेज है सारे कॉलेज, जैसे अभी महाराष्ट्र में काफ़ी कम ऐसे कॉलेज है, 4-5 ही कॉलेज है जो फुल फ्लेज इंडिया पढ़ाते हैं। इंडिया मतलब बोर्ड भी करवाते हैं 11th-12th का, और उसके साथ साथ इंडिया के जो सब्जेक्ट जैसे जीएस सब्जेक्ट है ये इंडिया का है, उसकी वहाँ पे फैकल्टी होती है, वो पेपर लेते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं। इसके वजह से इनके 200-250 मार्क कवर हो जाते हैं। पर जो बच्चे जो बाकी कॉलेज होते हैं वहाँ पे तो जीएस सब्जेक्ट थोड़ी होता है। अभी साइंस का जो कॉलेज है, आपको कौन से भी साइंस के कॉलेज में देखो, वहाँ थोड़ी ये साइंस के बच्चों को थोड़ी ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। तो ये जो बच्चे हैं ना ऐसे 80%, 90% बच्चे, उनको जीएस सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता कहाँ पे। ये जो जैसे इंस्टीट्यूट है इंडिया भर में काफ़ी गिने चुने इंस्टीट्यूट है जो फुल फ्लेज इंडिया है, जहाँ पे जीएस नाम का सब्जेक्ट का एक फैकल्टी होता है जो पढ़ाता है, जो नोट्स देता है, डेली लेक्चर होता है। समझ गए आप? तो मतलब 900 मार्क का जो पेपर है आपका, उसमें से अगर 200-250 मार्क का ऐसा सब्जेक्ट है जो 90% बच्चे उसकी पढ़ाई नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं, वो बाहर से वो क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं, वो पर कैसे किताब खुद लेके आएंगे, अब खुद पढ़ेंगे, उनको पता ही, साइंस का बच्चा है उसको क्वेश्चन कैसे आएगा ये सारी गाइडेंस पता ही नहीं होता। तो उसके, और आप लोग जैसे अभी आपने आत्मा मालिक में एडमिशन लिया है, आपको इसके लिए एक क्वालिफाइड टीचर है जीएस के लिए, 2 टीचर है, वो आपको पढ़ाएंगे, डेली वहाँ पे लेक्चर होगा। जैसे अभी मैं आपको लेक्चर चालू करने वाला हूँ मेरा कल से, तो आपको यहाँ पे लेक्चर होगा, वो आपको पढ़ाया जाएगा, उस पर टेस्ट होगी। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाया जाता है वैसे यहाँ पे जीएस भी पढ़ाया जाएगा। तो ये जो 200 मार्क है ना, इसलिए मैंने आपको बोला था, शुरू में बोला था ना, आपको लग रहा होगा पेपर बहुत हार्ड है। पेपर हार्ड हो या ना हो, ये पेपर का मतलब जो है ना बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको जीएस का गाइडेंस नहीं। तो ये जो 4-5 लाख में जो 200-300 बच्चे आते हैं ना, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो ना ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं जहाँ पे जीएस पढ़ाया जाता है। समझ गए आप? या ऐसे बच्चे होंगे जिनके घर वाले में घर में कोई यूपीएससी एमपीएससी दे रहा है, वो उनको घर पे जीएस पढ़ा रहा होगा। तो इसलिए हमारा जो ये जो सब्जेक्ट है ये गेम चेंजर है। ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, इसके लेक्चर हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। समझ गए अभी आप? चलो तो आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखो ये कट ऑफ है, जैसे मैंने बताया था इंडिया के 2 पेपर होते हैं साल में, इंडिया 1 बोला जाता है उसको, इंडिया 2 बोला जाता है। अभी यहाँ पे 900 मार्क्स लिखे क्योंकि ये रिटन पेपर की हम बात कर रहे हैं। अब 2010 से लेकर 2017 तक ये कट ऑफ का मैंने ना थोड़ा एनालिसिस किया है। अब देखो 2016 में टोटल पेपर कितने का है, 900 मार्क का। तो 900 मार्क में कितना है कट ऑफ लगता है, ये देखो 200 मतलब कितना है 263, सेकेंड अटेम्प्ट में 193, उसमें 290, इधर 253, इधर 300, मतलब भाई
आप एक चीज़ को आप एनालिसिस करोगे, देखो एक चीज़ आप देखो, वो चीज़ ये है कि इंडिया का जो सेकंड अटेम्प्ट होता है ना, साल में 2 बार पेपर होता है ना, जो दूसरा पेपर ना उसका कट ऑफ है ना पहले से ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे मतलब कुछ अगर चीज़ें अगर कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दिया जाए ना, तो ज़्यादातर केस में ऐसा है कि ये वाला जो कट ऑफ होता है ना वो इससे ना ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे देखो, देखो ये वाला छोड़, देखो इसको छोड़ दूँ, मतलब कुछ कुछ केस, ये तो ऐसे कोई मतलब इनका फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, पर ऐसा एक ट्रेंड पाया गया है कि सेकंड पेपर में कट ऑफ ज़्यादा होता है। इसको एक बार आप देख लो पूरा, देखो इतना ऐसा कट ऑफ होता है, इसका मतलब 900 में कितना है लगभग कट ऑफ। इसको हम ना एक एवरेज कट ऑफ निकालेंगे आगे चल के ना, एक बार हम देखते हैं कंपटीशन क्या है, पेपर को क्रैक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। बट एक ना उसके बाद हमें एक एवरेज कट ऑफ निकालेंगे कि देखो इतना तो होता ही होता है, कभी कभी कितना होता है 250 होता है, कभी कभी 350, मतलब लगभग 300 के आसपास तो होना ही होना है। ऐसे कट ऑफ निकालेंगे, उसके हिसाब से हम हमारा टारगेट सेट करेंगे और टारगेट को कैसे अचीव करना है वो हम देखेंगे। अब आपने एक बार देख लिया इसको, चलो आगे चलते हैं। अब देखो कंपटीशन, जैसे मैंने शुरू में बताया 4-5 लाख बच्चे होते हैं, उसमें से 10,000 बच्चे वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, उसमें से 300-400 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं फाइनल में। अब ये जो 4-5 लाख बच्चे ना, इसमें तो 1-2 लाख ऐसे ना, ये तो बिल्कुल सीरियस नहीं, ये तो 12th करे, इसके साथ कोई दोस्त भर रहा है फॉर्म, मैंने भी भर दिया, समझ रहे। कुछ लगभग 2 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर देना है, मतलब उनको सीरियस कहा हम पेपर दे सकते हैं। अब उसमें भी उनकी ना जीएस सब्जेक्ट नहीं उनके पास जीएस का कोई नॉलेज नहीं है, या कुछ उन्होंने कोई ट्यूशन नहीं लगाए, कॉलेज में जस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया, 11-12 के साथ साथ जो हो रहा है वही पढ़ रहे हैं, अलग से कोई इंडिया की प्रिपरेशन नहीं ले रहे, ऐसे बच्चे। इसमें 50,000 बच्चे ऐसे होंगे ये 4 लाख में, जिनको सही से इंडिया के लिए पढ़ाई कर रहे हो, समझ गए आप। ये 50,000 बच्चे ऐसे होंगे कि ये बोर्ड के साथ साथ इंडिया की भी पढ़ाई कर रहे हैं। पर जैसे मैंने शुरू में बताया कि इंडिया में सिर्फ जितने कॉलेज होंगे ना, उसमें बस 3-4% ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ पे जीएस जो सब्जेक्ट है, जिसको 200-250 मार्क है, उसके लिए अलग से टीचर है, फैकल्टी है, पेपर होता है, सिलेबस होता है, डेली लेक्चर होता है, नोट्स दिए जाते हैं, बाकी जगह होता नहीं। इसका मतलब आप जब लोगे, देखो नॉर्मल जो बच्चा जो 11-12 कर रहा है उसके लिए कंपटीशन कितना पता है क्या, 50,000 बच्चे कंपटीशन उसके लिए, कि 50,000 बच्चे उसकी जैसे कि जो 11-12 बोर्ड कर रहे हैं और वैसे इंडिया पढ़ रहे हैं। बट आप जो अभी आत्मा मालिक में आपने एडमिशन लेना, आपका कंपटीशन सिर्फ 5,000 बच्चे, क्योंकि आपके लिए वो 5,000 बच्चे, उनके पास जो चीज़ है वो आपके पास है, समझ ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो कम भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 बच्चे जिनको जीएस भी पढ़ा जाता है सारे, तो ये 5,000 बच्चों में आपको सिलेक्ट होना है। वो 5,000 जो बच्चे समझ रहे, उसमें आपको क्लियर करना है 10, मतलब देखो ये इसमें जो 4-5 लाख बच्चे ना, इसमें सिर्फ 5,000 बच्चे ऐसे जो आपके लेवल के, तो उसमें से 10,000 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप तो आराम से हो जाओगे अगर आपने वो स्ट्रैटेजी फॉलो की तो, समझ रहे। वो अभी हम टारगेट सेट कैसे करना है, क्या करना है वो आपको बताता हूँ। अब देखो ये वैकेंसी इतनी होती है, एक बार परसेंटेज देखते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है 2019 में, कितने 392 वैकेंसी, 4 लाख बच्चे, तो अगर उसका परसेंटेज निकाल जाए ना तो 0.1% इसका रिजल्ट है। इसका मतलब 1,000 में एक बच्चा सेलेक्ट होगा। पर ये जो मैंने आपको बताया, ये जो 4-5 लाख बच्चे, इसमें तो कुछ ऐसे ही समझ रहेगा जो खाना नहीं फिर भी वो लाइन में आके बैठे हैं, समझ भूख भी नहीं, उस टाइप के बच्चे। तो हमें तो खाना है, तो हमें उस तरह से करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये, अब तक हमने सारा देख लिया, पेपर क्या है, वो 1800 मार्क है, उसमें से 900 मार्क ऐसे मैथ, 300 मार्क इंग्लिश, 200 मार्क, वो जो जनरल नॉलेज है वो 400 मार्क का, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये जो बायोलॉजी वो कितना है 200, जीएस 200-250, ये हमने सारा देख लिया। अब हमें इसको भैया नैया पार कैसे लगानी है, तो ये हम देखते हैं। इसके लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही चीज़, डेडिकेशन। अगर आप ये पेपर दे रहे हो ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पेपर जस्ट ऐसे ही देना है, मतलब इंडिया करना है, अगर ऐसा लग रहा है इंडिया अगर आप एज अ जॉब देख रहे हो, तो आप उसको मत करो, क्योंकि आप पास हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाओगे, पर आपको ना उसको सेटिस्फाई, अगर आपको देश के लिए कुछ करना है ना, आप में वो जज्बा है, वो डेडिकेशन है देश के लिए मर मिटने की, तो आप इस पेपर में आ जाओ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये इंडिया के बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो वही होते हैं, उनको सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो उनमें वो जज्बा होता है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, समझ गए। इसके लिए वो ना उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ रहे क्या, वो हार्डवर्क करते हैं, उन्हें पैशन होता है, समझ रहे क्या, एंथुसियाज्म होता है, वो उनको भूख होती है, हंगर होता है अपने गोल के लिए, वो डेडिकेटेड होते हैं स्टडी के लिए, उनको खुद को प्रूव करने का एक डिज़ायर होता है, और वो स्टडी के लिए ऑनेस्ट होते हैं। अगर ये देखो ये 6 चीज़ें अगर आप क्रॉस करो, आप अगर आपको हार्डवर्क करने की अगर आपकी तैयारी, आप में अगर वो पैशन है एक अफसर बनने का, अगर आपको वो स्टार चाहिए आपके कंधे पे, अगर आप स्टडी के लिए डेडिकेटेड हो, आपको खुद को डिज़ायर है खुद को प्रूव करने का, और आप अगर स्टडी के लिए ऑनेस्ट हो, ऐसा नहीं कि मैं किताब बैठा 4 घंटे बैठा और 2 पन्ने पलटे, ऐसा नहीं। अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो कि मैं पढ़ाई करूंगा, खुद के लिए करूंगा, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे खुद ही पढ़ना है, खुद ही पेपर पास करना है, खुद जॉब लेना है, और खुद कुछ अपना जिंदगी मतलब दुनिया में अपना एक नाम छोड़ के जाना है, एक छाप छोड़ के जानी है। अगर ऐसे आपकी थिंकिंग है, तो ये जो इंडिया है ना, ये आप लोग के लिए बनाए, आप इसमें एडमिशन ले लो, समझ रहे। आप फिलहाल आपने तो एडमिशन लिया है, आप जैसे जो जज्बे वाले लड़के उनको आप इंस्पायर करो, उनको मोटिवेट करो, उनको इंसिस्ट करो एडमिशन लेने के लिए, समझ गए अभी आप। तो अभी ये जो एग्जाम है हाउ टू क्रैक, इसके लिए आपको चाहिए एक चीज़ स्ट्रैटेजी, समझ रहे, आपको चाहिए प्लानिंग। अब देखो प्लान जो है ना आपका एफर्ट कम करवा देगा,
मतलब गधा मजदूरी हमें नहीं करनी, हमें प्लान करके प्रॉपरली उसको शेड्यूल बना के वो करना है। तो वो कैसे करना है, मैं जैसे आपको शुरू से बोल रहा हूँ एक चीज़ कि टारगेट वो टारगेट कैसे सेट करना है वो देखो। इंडिया का पेपर है कितना, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने टोटल पता है क्या, 900 मार्क के लिए 270 क्वेश्चन है, 120 मैथ के, 150 जीएस के, टोटल 900 मार्क्स हैं। अब हमने जो देखा कट ऑफ के सारे लिस्ट देखे हमने, कट ऑफ कितने थे, ज़्यादा से ज़्यादा 300, एक बार 368 गया, तो उसके बाद 2.5 मतलब 200 से लेके 368 तक गए। तो हम पकड़ को चलो प्रिडिक्टेबल, मतलब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ जाएगा ना, वो कितना जाएगा पता क्या, 350 तक जाएगा। मतलब 200 से 350 तक गए अब तक, तो 200 भी हम 300 भी पकड़ सकते, पर ज़्यादा अब तक ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ 350 के आगे, मतलब 400 का भी कट ऑफ नहीं लगेगा। मैं आपको बताता हूँ 350 अब तक के 10 साल के ट्रेंड के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। तो 350 तक तो कट ऑफ जाएगा। अब ये हमारा क्या है, प्रेडिक्टेबल कट ऑफ है। तो जितना प्रेडिक्टेबल है तो हमें क्या 350 के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। 350 हमें लाने हैं तो क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है प्रेडिक्टेबल कट ऑफ कितना है 350, तो हमारा टारगेट 350 होना चाहिए। तो 350 करेंगे तो अगर 19-20 इधर एक दो मार्क इधर उधर हो गए तो फिर तो समझ रहे क्या, वापस एक साल बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो हमें कितने करने चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए हमें करने चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है। ये स्लाइड जिसको समझी ना वो एनडीए पास हो गया। देखो हमारा ये यहाँ पे देखो प्रेडिक्टेबल कट ऑफ कितना है, प्रेडिक्टेबल कट ऑफ है 350, यहाँ पे देखो ये 350 है प्रेडिक्टेबल कट ऑफ। अब ऐसा मान के चलो कि ये अगर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है तो कितने मार्क्स, एक क्वेश्चन गया तो जो 4 मार्क्स आने वाले थे वो भी हाथ से चले गए, और क्या 1.33 मार्क्स वो भी हाथ से चले गए। तो ऐसा पकड़ के चलो कि हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे देखो गलत हो गया, मतलब कैसे गलत हो गया, ऐसा मान के चलो इतने क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 270 क्वेश्चन, उसमें से ऐसा हो सकता है इन केस, ये जो चीज़ें नहीं होती है हर बार, हम ऐसा पकड़ के चलो कि हमारा एक क्वेश्चन, अगर हमें क्वेश्चन आता था वो सही से, पर हमारा वो गलत हो गया, मतलब ये जो नहीं आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आ रहा है उसमें से एक ऐसा था जो आपको पक्का पता था, जिसका आंसर आपको पता था, आपको 4 मार्क्स उसके मिलने वाले थे, बट क्या हो गया गलती से आपने वो क्वेश्चन नहीं समझ पाए, या आपने जैसे उधर लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे नीचे दिए हुए जो सेंटेंस उसमें कौन से सेंटेंस गलत है, आपको पूछा कौन से रॉन्ग है, आपने वो आपको लगा कि कौन से सही है, उधर दिया था कि उसमें से मतलब समझ यस और नो में पूछा है, आपने नो पकड़ लिया। ऐसे आप वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए सही से, और जो आपके मतलब जो मार्क्स आपको आने वाले थे 4 मार्क्स वो तो गए वापस निगेटिव चले गए। ऐसे आपको एक पकड़ के चलो एक क्वेश्चन आपसे होने वाला है जो होगा नहीं, बट ऐसा पकड़ के चलो तो उसके कितने 5.33 मार्क्स आपके चले गए। उसके बाद ऐसा मानो कि आपके जो है ना, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, देखो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप उसमें से ऐसा मान के चलो कि आपके 7-8 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, समझ रहे, आपने गेस मारा था कि आपको लगा था 4 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन ऐसे थे, मुझे पता था 2 ऑप्शन तो नहीं है इसका आंसर, पर ये 2 में से एक ऑप्शन हो सकता था, पर मैंने उधर तुक्का मार दिया, पर हुआ क्या, हुआ गलत हो गया। कितना 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो 8 क्वेश्चन मेरे ऐसे, मैंने गेस मारा था वो सही तो नहीं हुआ, बट मेरे जो हाथ मतलब जो मार्क्स मुझे मिलने चाहिए वो नहीं मिले, ऐसे 8 क्वेश्चन गलत हो गए, तो कितना 32 मार्क्स हो गया। और वो जो निगेटिव मार्किंग वो कितना हुआ 8 क्वेश्चन का 1.33 के हिसाब से वो हो गया 5.32। ऐसे अगर मार्क पकड़ के चलो ऐसे आप अप्रोक्सीमेटली, तो वो आपके टोटल कितने 37 मार्क वो हाथ से चले गए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डाउटफुल क्वेश्चन, मतलब आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन सही है, मतलब आप एकदम श्योर होते हैं, पर घर आने के बाद कुछ पता चलता है फैक्चुअल डेटा या कुछ ऐसा हो जाता है, उससे आपको गलत हो जाता है। ऐसे 10 मार्क इससे पकड़ के चलो, मतलब 5.33, 37 और 10 ऐसे पकड़ के चलो। ये चीज़ आपके साथ ये धोखा होने वाला है, ये गलत हो सकते हैं, ये नॉर्मल बच्चे करते गलत है चीज़, उसमें ऐसा एकदम स्कॉलर बच्चा हो उससे गलती ना हो कि उसने ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने आपको कट ऑफ लाना है और सारे के सारे आपको क्वेश्चन आते होंगे। यूपीएससी जो पेपर लेता है ना, जो आईएएस वाला, उसमें जो 40 कितना ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चा हो वो सिर्फ 40% सवाल ही सही कर सकता है। बाद में उसमें 4 ऑप्शन में उसको 3 ऑप्शन मतलब 2 ऑप्शन पता है, 2 पता नहीं, उसमें कोई 2 में एक आंसर है। जैसे मैंने शुरू में बताया ना आपको, इधर गेस लेना पड़ता है, गेस लेके इसलिए क्योंकि आपको लग रहा होगा तुक्का नहीं, वो सर्विस की डिमांड ही वही भाई साहब। सर्विस जाने के बाद ही आपको जब जॉब ज्वाइन करोगे उधर गेस लेके उस प्रॉब्लम सॉल्व करने, मिशन कैरी आउट करने, सर्जिकल स्ट्राइक करने, उसमें गेस ही लेना है। तो ऐसा गेस लेने में गलती हो सकती है। ऐसा पकड़ के चलो, अगर ऐसा पकड़ के चलो तो टोटल जो मार्क्स आते हैं ना, हमारा जो 350 है ना, 350 में ये और 52 मार्क्स ऐड कर दूँ तो कितना होगा, हमारा जो टारगेट है वो है कितना 402। मतलब अगर हम 402 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें 350 मार्क्स एट एनी को भगवान भी नीचे आ जाए तो उतने मार्क्स तो हमें आने, तो उतने मार्क्स आ गए तो हमें इंडिया क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गए ना आप। हमारा प्रेडिक्टेबल मतलब हमने अनुमान लगाया था कि 350 तक कट ऑफ जाएगा। और ये जो सारी गलतियां होती कि हमें तो कट ऑफ चाहिए तो हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे जहाँ पे हमें 2 ऑप्शन पता है, 2 पता नहीं। अरे हमें उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने आते तो हम तो पेपर तो
सॉल्व कर देंगे, पर कट ऑफ उतना हमारा 350 तक हम नहीं जा सकते। तो 350 तक जाने के लिए हमें, जैसे अगर 30 क्वेश्चन है उसमें हमें 30 क्वेश्चन ऐसे कि हमें उधर 2 ऑप्शन पता है कि आंसर नहीं, 2 में 2 पता है कि ये 2 में एक आंसर हो सकता है, उधर हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दे, 30 में हमारे 15 सही हो गए, 15 तो गलत हो सकते हैं भाई साहब। ऐसे हमने पकड़ के हमारे 8 क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो हमने ऐसा कट ऑफ पकड़ा और कुछ डाउटफुल क्वेश्चन। तो ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें इसको अगर ऐड किया जाए तो हमारा कट ऑफ बनता है 402। तो अगर 402 के लिए पढ़ाई करें, आप खुद सोचो, अभी आप 12th पास किया आपने, 10th आपने क्वेश्चन पेपर दिया है, आपको इतना नॉलेज है, तो अगर आपने ये 402 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर दिया ना, तो भाई साहब आप इंडिया हो गया आपका, समझ रहे? इसलिए मैंने बोला कि ये जो लोग बच्चे हैं ना, जो 4 लाख पे बच्चे अपेयर हो रहे हैं, उनको ये चीज़ पता ही नहीं, ये जुगाड़ पता ही नहीं उनको, ये कोई बताने वाला है नहीं। अब ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं यूपीएससी आईएएस का पेपर दे रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर मेंस का पेपर लिखा था, तो ये मैं खुद अप्लाई करता हूँ अपने पेपर के लिए, समझ गए आप? तो अगर आपको ये समझ गया ना तो आप इंडिया की नैया पार हो गई। देखो और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो, देखो अभी ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है कि ये जो दुनिया भर में जो माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, और वो दिए हुए कि ये माउंटेन्स कहाँ पे और उसका यहाँ पे लोकेशन दिया है, समझ रहे? अब इसमें ना आपको, मैंने आपको बोला ना कि तुक्का मतलब आपको गेस मारना है, या कुछ क्वेश्चन देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा देखो, इसमें आपको पता ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपको ये 3 ऑप्शन पता ही नहीं आपको, ये जो है ना, ये हुंसरुक माउंटेन रेंज, वोस्गोस माउंटेन रेंज और ब्लैक फॉरेस्ट, ये कौन से देश में ये पता ही नहीं, बट आपको बस ये पता है ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली ना, ये अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली, ये अफ्रीका में, ये आपको पता है, आपको बस एक ही ऑप्शन पता है, बाकी 3 ऑप्शन पता नहीं। पर यहाँ पे देखो ऑप्शन, देखो सारे ऑप्शन को अगर आप देखोगे, वीडियो पॉज करो और देखो, ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली ना, ये देखो डी का 3, ये बस एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ये करेक्ट किया है, मतलब ग्रेट रिफ्ट वैली जो है अफ्रीका में, ये बस एक ही ऑप्शन में दिया है और आपको बस उतना ही पता था, तो आपने इधर देख लिया, आपको पता, अरे आपको पता चला, अरे भाई साहब ये डी का तो बस एक ही जगह सी है, मतलब अफ्रीका है, इसका मतलब यही सही, ये ऑप्शन सही है। तो ऐसा कभी कभी भगवान मेहरबान हो जाता है और आपको जो ऑप्शन पता है वही क्वेश्चन आ जाता है, मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको एक ही ऑप्शन पता है और वही आंसर में, समझ गए आप? ये भी होता है उधर। तो देखो अभी ये तो हमने ऊपर सारा का सारा ये देख लिया, हमारा हमें टारगेट कितना है, 402 के लिए हमें पढ़ना है, तब हमारा इंडिया क्रैक हो जाएगा। अब देखो 402 के लिए पढ़ना है तो हमें अब एक कौन से सब्जेक्ट में कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखो मैथ को तो आपको उधर 120 मार्क लाने पड़ते हैं, तो मैथ में आपको 300 में तो 120 मस्ट चाहिए, इंग्लिश में 200 मार्क का इंग्लिश है, और कितना पास हो गए, रिटर्न पेपर की बात करो, और 400 बचा ये। अब इंग्लिश में आप, मैथ में आपको 120, मतलब मैथ में आपने 150 मार्क ले ले, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में कितना है, 200 मार्क का है, इंग्लिश में 100 मार्क ला लिए, कितने हो गए, 150 और 100 250 हो गए, हमको कितने चाहिए, हमको 400 चाहिए। अब देखो 400 मार्क के लिए हम पढ़ रहे हैं ना, लाए मतलब फाइनल आपको तो इंग्लिश में 200 मार्क के लिए पढ़ना है, पर लाना उतना ही। अगर इंग्लिश में तो 100 आते, मैथ में ये आते और ये जीएस इसमें अगर 200 आते तो कितने हो गए आपको, वो 250 200 450 हो गए आपको, समझ गए ना? हमें तो 400 के लिए बस करना है। तो अभी देखो ये ज्योग्राफी, जो अभी ये जीएस की बात करते हैं हम, 400 मार्क में कितना है, ये हमने देखा था ना, जीएस कितना 200 250 मार्क का था, ये ज्योग्राफी कितना है, 80 मार्क का है, इसमें हमें 50 लाने, हिस्ट्री 80 का है, इसमें हमें 50 लाने, और ये बाकी तीनों ये मिला के ना, ये मिला के 40 50 60, ये मतलब इसका वेरिएशन ये फिक्स नहीं, ये ऊपर वाले 2 फिक्स है, ये मिला के फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, ये 200 कितने, मतलब ये 40 50 मार्क का है या 60 मार्क का है, इसमें हमें 30 40 लाने। इसका मतलब आपका जो 200 मतलब 200 250 मार्क का जो जीएस है ना, उसमें आपको 125 या 150 मार्क लानी, ये और ये स्कोरिंग के लिए बहुत सही है, समझ गए आप? ये हम इसमें हम स्कोर कर सकते हैं। इसका मतलब आपका जो ये यहाँ पे दिखा, ये आपको दिखा तो वापस हमने यहाँ पे जो देखा था ना, ये देखो ये जो मैथ है ना कितना है, 300 मार्क का, इसमें 150 लाओ, 150 हो गए। इंग्लिश जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें कितना है, इंग्लिश कितना है 200 मार्क का, इसमें 100 लाओ, कितने हो गए, 150 और 100 250 हो गए। और ये जो है ना ये वाला 400 मार्क वाला, ये वाला, इसमें आपको 200 लाने, मतलब 250 और इसके 200, इतने मार्क्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब इतना करना है, इतना टॉपिक कवर करना है, इतना स्टडी करके रखना है कि इतने मार्क्स आने चाहिए। मतलब अगर आप 450 मार्क ये इतना अटेम्प्ट करोगे, तो 400 मार्क को लेकर अटेम्प्ट करोगे तो आपको 350 आ जाएंगे और आपकी नैया पार हो जाएगी, आप सिलेक्ट हो जाओगे, समझ गए आप? आपको जहाँ पे भी डिफिकल्टी डाउट लग रहा है, आप वीडियो को पॉज करो या वापस करके ये देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको सही से समझ लो, ये गेम समझ गया तो आप इंडिया पार हो गए आपकी, समझ रहे? और ये कुछ देखो आर्ट ऑफ पेपर सॉल्विंग, ये कुछ क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा होता है, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, स्कोर कैसा मैक्सिमम करना चाहिए, निगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करनी चाहिए, समझ रहे? जो कभी कभी क्या हो जाता है, पेपर सेटर जो होता है ना, उसके अगर आप साइकोलॉजी समझ लो, ये पेपर सेट उसने जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें कोई सेंटेंस होता है, उसमें अगर वो जो सेंटेंस है वो बुक का वैसे वैसे कॉपी पेस्ट वहाँ पे आया है, अगर आपको पता है कि ये जो लैंग्वेज है बुक वाली लैंग्वेज, इसका मतलब ये ऐसे वैसे उठा है, ये गलत नहीं। अगर 4 सेंटेंस दिए और उसमें से 3 सेंटेंस ऐसे वो बुकिश लैंग्वेज के बुक वाले हैं, तो आपको नहीं समझना चाहिए, मतलब ये हर बार सही नहीं है। ये मैं आपको एक समझ रहेगा, ये ट्रेंड चला रहा है अब तक का
ये अगर बुकिश लैंग्वेज है तो समझ लो कि ये एग्जामिनर ने वैसे वैसे उठाया है, सेंटेंस डाल दिया, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये सही होगा। और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको तोड़ा मरोड़ा जाता है, उसका ग्रामर चेंज हुआ होता है, तो समझ लो इसको ये क्वेश्चन इसलिए तोड़ा मरोड़ा गया कि ये इसको गलत करना है, मतलब ये सही सेंटेंस सही नहीं है, इसने इसको तोड़ मरोड़ के सेंटेंस गलत किया है, तो ये गलत हो सकता है। और ये हर केस में सही नहीं है, ये जस्ट ट्रेंड है, आपको बता रहा हूँ। ऐसे पेपर, आर्ट ऑफ पेपर सॉल्विंग, ये जो तुक्काबाजी, पेपर कैसा होता है, उसको नेचर कैसा होता है, पेपर सेटर का दिमाग क्या होता है, निगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करनी चाहिए, इंग्लिश स्कोर कैसे, ये सारी चीज़ें आप जब यहाँ पे आओगे ना, कोरोना खत्म होने के बाद, मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, समझ गया। फिलहाल अभी हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि पेपर कैसे, मतलब पेपर को सॉल्व कैसे करना है, उसकी मार्किंग क्या है, ये जो हमने इतनी चीज़ें थी, देखो इस पर ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर से मैं हमारा जीएस स्टार्ट कर दूंगा। अभी आप इस वीडियो को सही से समझने की कोशिश करो, और नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपका हमारा जो जीएस सब्जेक्ट है, जो कितना है 200 मार्क का है, इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। 80 मार्क का ज्योग्राफी, 80 मार्क का हिस्ट्री, 80 मार्क का है, यहाँ पे देखो यहाँ दिया हुआ है, ये तो फिक्स है, ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री 80 मार्क का फिक्स है। और ये करंट, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी को, क्योंकि ना ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी ना ये 80 मार्क के, तो ये अब जब वापस आओगे ना तो ये ज़्यादा वेटेज है, तो ये हम क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो कम वेट वाले हैं ना, इसको हम कवर करते हैं फिलहाल ऑनलाइन, और ये वीडियो मिस नहीं करनी है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर से जो पढ़ाऊंगा, इसको क्लास में रिपीट नहीं होगा, इसलिए आपको ये सारी जो वीडियो है इसको सही से देखना है। मैं उससे क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करना है, वो उसमें मैं बाद में वापस आने के बाद टेस्ट लूँगा, वो टेस्ट भी देनी, मतलब जो बाकी सारे सब्जेक्ट वो भी, तो सही है। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी आपको डाउट है तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक देता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, उधर जाओ, फेसबुक पे मुझे कनेक्ट हो जाओ। कोई डाउट है पर्सनल लेवल पे पूछ सकते हो आप, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारा कीजिए, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक मारो, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।